सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बेटा। सो टर्म 2 का सिलेबस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर दैट टर्म 1 हम लोगों ने जो इंडेक्स नंबर्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। एक्चुअली द इंडेक्स नंबर चैप्टर इज इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज। मतलब ये पूरे का पूरा चैप्टर इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज है। उसमें से हमारे सिलेबस में टर्म 1 के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर था हमारे पास, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट टाइम बेस्ड डाटा, या यू कैन से दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट टाइम सीरीज, ठीक है जी। टाइम सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द हेडिंग दैट इज टाइम सीरीज। यू कैन नोट डाउन टाइम सीरीज। अब बेटा ये टाइम सीरीज होता क्या है, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन। द ऑर्गेनाइज्ड सीरीज, द organized series, the organized series of data। हमारे पास जो डाटा होता है उसकी सीरीज को अगर हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से लिख सकते हैं, द ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एनी मेजर, ऑन द बेसिस ऑफ any measure of time, basis of any measure of time, on the basis of any measure of time is called time series। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज बोलते हैं। on the measure of any time is called time series। मतलब क्या है कि अगर हम लोग बात करें किसी कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है, तो उसको हम लोग डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंगली उसके डाटा को मेजर करते हैं। डाटा सपोज कि वो कंपनी कोई कंपनी 2000 में एस्टेब्लिश होती है और आज की डेट में 2021 चल रहा है, एंड वी वांट टू सी कि उस कंपनी की प्रेजेंटेशन या उस कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह से चल रही है। तो हम लोग डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस को, डिफरेंट ईयर्स में हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को काउंट करेंगे, और डिफरेंट ईयर में उसकी परफॉर्मेंस को अगर हम लोग काउंट करते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, दैट इज नोन एज टाइम सीरीज, ठीक है जी। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए दो। दिस इज द डेफिनेशन फॉर दिस टाइम सीरीज। सेकंड है अ टाइम सीरीज। इसका इंपॉर्टेंट नोट जो है, दो तरह के हम लोग लिख सकते हैं। अ टाइम सीरीज, अ टाइम सीरीज in which data of only one variable, a time series in which data of only one variable, एक ही वेरिएबल का डाटा को हम लोग कंसिडर करते हैं। only one variable, a time series in which data of only one variable is varying over time, is varying over टाइम। मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइम पीरियड में उस कंपनी का सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल डाटा जो है चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं is called univariate time series, is called univariate time series। मतलब क्या है कि अगर वो कंपनी पिछले 20 सालों में एक ही फील्ड में काम कर रही है और उसी फील्ड में हम लोग उसके डाटा को अगर चेक करते हैं, देन दैट इज नोन एज यूनिवेरिएट टाइम सीरीज। अब अगर बात कर रहे हैं हम लोग रिलायंस कंपनी की, रिलायंस कंपनी जो है वो डिफरेंट फील्ड में काम करती है, और डिफरेंट फील्ड में लेट अस सपोज एनर्जी के फील्ड में भी काम कर रही है, नेचुरल गैस के फील्ड में काम कर रही है, इंटरनेट या कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में भी काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिलायंस की कंपनी है वो डिफरेंट फील्ड में काम कर रही है। लेकिन अगर कोई एक कंपनी, लेट अस सपोज एक छोटा जो हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेट अस सपोज कि वो बाथ फिटिंग का काम करता है, और बाथ फिटिंग में भी वो जनरली सिर्फ टैप्स ही बनाता है, तो वो टैप्स की प्रोडक्शन उसकी डिफरेंट टाइम पीरियड में कितनी है, उसकी सेल कितनी है, अगर हम लोग सिर्फ उसी चीज को बात करते हैं, देन दैट इज नोन एज यूनिवेरिएट। लेकिन अब अगर हम लोग बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये मैंने अभी बात की थी रिलायंस की, कि रिलायंस जो है एनर्जी के केस में भी काम कर रही है, और इसी तरह से नेचुरल गैस के केस में भी काम कर रही है, इसी तरह से डिफरेंट फील्ड्स में भी काम करती है, पेट्रोलियम के फील्ड में भी काम करती है। तो अगर हम लोग डिफरेंट फील्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसके डिफरेंट वेरिएबल्स की बात करेंगे, और अगर डिफरेंट वेरिएबल्स की बात करेंगे देन वी विल से दैट इज अ मल्टीवेरिएट टाइम सीरीज। सो राइट डाउन अ टाइम सीरीज इन व्हिच डाटा ऑफ a time series in which data of more than one variable, data of more than one variable is
more than one variable is varying। नेचुरल सी बात है, अगर कंपनी डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही है तो डाटा जो उसका डिफरेंट वेरिएबल्स में भी जो है वेरी करेगा। in which more than one variable is varying, then varying over time is called multivariate। उसको हम लोग क्या कहते हैं, is called multivariate टाइम सीरीज। अगर कंपनी सिर्फ एक फील्ड में काम कर रही है, एक ही वेरिएबल में काम कर रही है, एंड वी आर डिस्कसिंग ओनली दैट वेरिएबल, देन वी विल से दैट कि हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है दैट इज यूनिवेरिएट। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल में काम करती है तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि दैट इज मल्टीवेरिएट टाइम सीरीज। ठीक है जी। अब जो हमारे पास टाइम सीरीज है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स किस तरह से होते हैं, किसी कंपनी का ट्रेंड किस तरह से होता है। लेट अस सपोज कि 2000 में वो कंपनी एस्टेब्लिश हुई है और 2000 आज 2022 चल रहा है, तो 22 साल में वो कंपनी का ट्रेंड क्या शो कर रहा है, उसका टाइम सीरीज के अकॉर्डिंगली अगर हम लोगों ने चेक करना होता है बेटा, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेंड्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड में सबसे पहले हमारे पास होता है डिफरेंट, यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं लॉन्ग टर्म्स ट्रेंड। ठीक है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट डाउन द हेडिंग लॉन्ग टर्म्स ट्रेंड। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज हमारे पास चार तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज सेक्युलर ट्रेंड, या बेटा इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड या इसको बेटा जी बोला जाता है सिंपल ट्रेंड। सेकेंडली हमारे पास होता है सीजनल ट्रेंड, एंड थर्ड वन इज साइक्लिकल ट्रेंड, एंड फोर्थ वन इज इररेगुलर ट्रेंड। चार तरह के बेटा हमारे पास ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट वन इज सेक्युलर ट्रेंड या सिंपल ट्रेंड, इसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। सेकंड वन इज सीजनल ट्रेंड, इसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। थर्ड वन इज साइक्लिक ट्रेंड डिनोटेड बाय कैपिटल सी, एंड लास्ट वन इज इररेगुलर ट्रेंड व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। अब ये चार तरह के ट्रेंड्स इसमें होते हैं। ठीक है, अब अगर चार तरह के ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास किस तरह से ये ट्रेंड वेरी करते हैं, तो देखिए सबसे पहले होता है हमारे पास सिंपल ट्रेंड। अगर मैं किसी कंपनी का ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, हम लोग डाटा हमारे पास जो भी अवेलेबल होता है उस डाटा के अकॉर्डिंगली हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं कि लेट अस सपोज कंपनी 2000 में स्टार्ट हुई और आज की डेट में 2022 है, और कंपनी की ग्रोथ इस तरह से कि कभी ये बढ़ रही है, उसके बाद फिर थोड़ी सी घटी है, आफ्टर दैट फिर बढ़ी है, एंड देन डाउनफॉल, अगेन इंक्रीज, और इस तरह से एक पोजीशन आई इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। जैसे हमारे पास पिछली बार कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम में जनरली सबके जो है डाउन चले गए हैं, हो सकता है कंपनी का सेम ट्रेंड रहा हो और आफ्टर दैट फिर से हमारे पास बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें 2000 से लेकर 2020 तक, तो सिंपल ट्रेंड या सेक्युलर ट्रेंड हमारे पास क्या करता है कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है या कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो एक तरह से बढ़ा ही है। लेट अस सपोज कि यहाँ पे कंपनी की टर्नओवर जो है 1 करोड़ की है और 2022 में ये बढ़कर हमारे पास 122 करोड़ हो गई है। तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि जो कंपनी की ट्रेंड वैल्यू है, सिंपल ट्रेंड है, कंपनी इंक्रीज की तरफ जा रही है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। इन बिटवीन कई बार रिसेशन आता है, नीचे की तरफ गई है, फिर से बढ़े, फिर नीचे की तरफ, उसके बाद एक टाइम आया ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, आफ्टर दैट फिर से टाइम आया कंपनी इंक्रीज की तरफ गई है। यानी कि कंपनी जो है स्टार्टिंग 1 करोड़ से अगर इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया है, आज की डेट में उसका टर्नओवर अगर 122 करोड़ है, इट मींस कंपनी इज ग्रोइंग। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज नोन एज सिंपल ट्रेंड। उस कंपनी की अगर हम लोग टाइम सीरीज की बात करें, टाइम सीरीज के अकॉर्डिंगली उस कंपनी की परफॉर्मेंस जो है सिंपली इंक्रीज कर रही है। या ये भी हो सकता है कि कंपनी ने स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट की है, लेट अस सपोज कि 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट की है और उसके बाद इंक्रीज हुई, आफ्टर दैट फिर से इंक्रीज, लेकिन एकदम से रिसेशन आया और आज की डेट में कंपनी की जो है पोजीशन जो है, लेट अस सपोज ये 10 करोड़ पे थी एंड नाउ इट इज एट 75 lakh. Let us consider
तो अगर इसका मतलब क्या है कि 10 करोड़ से कंपनी की वैल्यू जो है 75 लाख पे चली गई है, तो यहाँ पर सिंपल ट्रेंड क्या कहता है कि कंपनी नीचे की तरफ रिसेशन की तरफ जा रही है और बिजनेस जो है वो नीचे की तरफ डाउनफॉल पे है। सो दिस इज नोन एज द सिंपल ट्रेंड, जिसमें हम लोग ओवरऑल बात करते हैं स्टार्टिंग कहां से हुई है और आज की डेट में जो है वो परफॉर्मेंस कहां पे है और इसका बिजनेस पर्सन का या कंपनी का बिजनेस कहां पे है। सेकेंडली बात आती है हमारे पास सीजनल ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड बेटा कुछ इस तरह से होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं इस वक्त विंटर सीजन चल रहा है एंड आफ्टर दैट समर सीजन आएगा एंड आपके पास जो कंपनी जो है आप कंपनी बनाते हो कि जिसमें क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है जी। तो नेचुरल सी बात है, सीजनल ट्रेंड क्या होता है कि अगर विंटर का सीजन है तो विंटर सीजन में आपके पास क्या हो जाता है कि सर्दियों के कपड़े जो है वो ज्यादा बिकने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास समर सीजन आ जाता है तो समर सीजन में क्या है कि विंटर क्लोथ्स की जो बिक्री है बिल्कुल ही बंद हो जाती है। विंटर क्लोथ्स की बिक्री बिल्कुल ही बंद हो जाती है और समर क्लोथ्स की जो है बिक्री वो बढ़ जाती है। तो दिस इज नोन एज सीजनल ट्रेंड की बार बार जो है आपके पास कुछ ना कुछ आता रहता है। एक सीजन, अब नेचुरल सी बात है अभी विंटर सीजन चल रहा है तो एक साल के बाद दोबारा से जब नवंबर दिसंबर आएगा फिर से विंटर सीजन आएगा आपका, फिर से विंटर सीजन के क्लोथ चलने शुरू हो जाएंगे, बिकने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका फरवरी मार्च शुरू होता है विंटर क्लोथ्स की बिक्री बिल्कुल बंद हो जाती है और उसके बाद समर क्लोथ्स की आ जाती है। आप बाजार वगैरह में भी आप लोग जब जाके देखते हो ज्यादा से ज्यादा जनवरी एंड में विंटर क्लोथ्स की सेल लग जाती है और वो विंटर क्लोथ्स की सेल किस लिए लग जाती है क्योंकि कंपनी और जो रिटेलर्स होते हैं उनको पता होता है कि इसके बाद हमारे ये क्लोथ्स बिकने नहीं है, वी हैव टू स्टोर दीज क्लोथ्स फॉर द नेक्स्ट टर्म फॉर द नेक्स्ट सीजन। लेकिन नेक्स्ट सीजन में क्या होता है कि कोई और फैशन आ जाता है और उनके वो क्लोथ्स बिकते नहीं। तो इसीलिए क्या है कि सीजनल ट्रेंड होता है जो रिपीट होता रहता है थोड़ी देर बाद। लेकिन ये है कि अभी विंटर है फिर बाद में समर आना शुरू हो जाएगा एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास आ जाता है साइक्लिकल ट्रेंड। साइक्लिकल ट्रेंड नियरली सेम एज सीजनल ट्रेंड, नियरली सेम एज सीजनल ट्रेंड कह सकते हैं हम लोग। नियरली सेम एज सीजनल ट्रेंड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी बार बार साइकिल रिपीट हो सकता है, इसमें भी साइकिल रिपीट हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं होता इसका साइकिल रिपीट होने का। जैसे मैंने आपको बताया कि विंटर क्लोथ्स नवंबर से लेकर फरवरी तक चलते हैं, आफ्टर दैट समर क्लोथ्स आएंगे मार्च ऑनवर्ड अप टू सितंबर चलते हैं। तो टाइम हम लोग को पता है कि इसमें हमारे पास विंटर क्लोथ्स बिकेंगे, इसमें हमारे पास समर क्लोथ्स बिकेंगे। लेकिन साइक्लिकल ट्रेंड में क्या होता है एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता। एक एग्जांपल देता हूं, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो आजकल जैसे यू कैन से दैट कि सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल में। अप्रैल के मंथ में कोई इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करता। मई में अगर टेस्ट आ जाते हैं आपके, एग्जाम्स आ जाते हैं तो आप उसको ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने एक साइकिल आपका एक स्टार्ट हो गया कि मई में एग्जाम आने हैं तो आपने ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। या वीडियो लेक्चर की बात करें, हम लोग जब वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं तो वीडियो लेक्चर के व्यू जो है अप्रैल में कुछ खास नहीं होते, लेकिन जैसे ही एग्जाम्स आते हैं एग्जाम्स में आने के क्या हो जाता है कि वो वीडियो लेक्चर के व्यू जो है बढ़ जाते हैं और एक बार एग्जाम ओवर हुए वो वीडियो लेक्चर के व्यूज फिर से बंद हो जाते हैं। उसके बाद जून जुलाई समर वेकेशंस आ गई और बिल्कुल ही वीडियो लेक्चर बंद हो जाते हैं। आफ्टर दैट फिर सितंबर में आता है, सितंबर में फिर से एग्जाम है तो हमारे पास व्यू जो है बढ़ जाते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, देखिए हर साल ये सीजन मतलब अगर सेम साइकिल चलता रहेगा, मई में एग्जाम है तो फिर व्यूज बढ़ जाएंगे, सितंबर में एग्जाम है व्यूज बढ़ जाएंगे, दिसंबर में एग्जाम व्यूज बढ़ जाते हैं। बट इन केस मान लीजिए मई में एग्जाम नहीं होते हैं तो क्या होगा, व्यूज नहीं बढ़ेंगे वीडियो लेक्चर के। इसका मतलब क्या है कि इट इज साइक्लिक ट्रेंड जिसमें सीजनल की तरह भी बात हो सकती है। अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो ये सीजनल ट्रेंड ही कहलाता है। लेकिन किसी सीजन में मान लीजिए किसी ईयर में मई में एग्जाम नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका सीजन जो है टूट जाएगा और दैट इज नोन एज साइक्लिकल ट्रेंड। अब इसके बाद आता है इररेगुलर ट्रेंड। अब बेटा इररेगुलर ट्रेंड क्या होता है कि इररेगुलर ट्रेंड्स क्या होते हैं किसी कंपनी के, दीज आर बेस्ड ऑन द फैक्टर्स व्हिच आर नॉट इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के हैंड में नहीं है, उसके ऊपर बेस्ड अगर हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस आती है तो दैट इज नोन एज इररेगुलर ट्रेंड। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला साइक्लिकल ट्रेंड है, स्कूल वाले एग्जाम शुरू कर देंगे तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आपके व्यूज वीडियो लेक्चर के व्यूज बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम्स में फिर आप रफ शीट्स या रफ कॉपीज की सेल बढ़ जाती है, पेन पेंसिल नए लेने शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम नहीं आते हैं तो इनकी बिक्री नहीं बढ़ेगी।
अब क्योंकि ये स्कूल वालों के हाथ में या एक ह्यूमन बीइंग के हाथ में है कि आपके एग्जाम शुरू करने हैं, तो ये जो है ट्रेंड ह्यूमन बीइंग के हाथ में। सिमिलरली सीजनल ट्रेंड भी ह्यूमंस के हाथ में है कि विंटर्स का सीजन आता है तो नेचुरल सी बात है विंटर क्लोथ्स की बिक्री बढ़ेगी क्योंकि ये भी ह्यूमन बीइंग से आता है। अब अगर इर्रेगुलर ट्रेंड है, इर्रेगुलर ट्रेंड जैसे अभी हम लोग कोरोना की बात करते हैं, ये ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं था, इर्रेगुलर ट्रेंड है। तो इसमें क्या हुआ कि जो मेडिसिन हैं उनकी वैल्यू एकदम से, उनका प्राइस जो है एकदम से बढ़ गया। जो चीज 5 रुपए की बिकती थी वो 50 रुपीज की बिकनी शुरू हो गई। मास्क की बात करते हैं, 2 रुपए में मास्क बिकते थे, अब की बार क्या है, मिनिमम 10 रुपीज में मास्क बिकता है। वो किस लिए बिक रहा है? क्योंकि कोरोना की वजह से इसकी मांग ज्यादा बढ़ गई है, इसकी सप्लाई ज्यादा बढ़ानी पड़ी और इसका जो है प्राइस भी बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इर्रेगुलर ट्रेंड वो होते हैं, फ्लड आ जाता है। फ्लड आने की वजह से क्या है कि वहां पर जो या बारिश बहुत ज्यादा आ गई है, बारिश बहुत ज्यादा आ गई है तो छतरी की जो है, छाता जो है, अम्ब्रेला है, उसकी मांग बढ़ जाती है। आपने कभी देखा होगा कि सड़कों पे भी ये अम्ब्रेला वगैरह लेकर बैठे होते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो ये चीजें अगर ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं है, इसलिए इन चीजों की जो ट्रेंड है, कंपनी का ट्रेंड है प्रॉफिट लॉस, जो अगर ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर ट्रेंड। और जनरली इनको TSC और I के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि टू एनालाइज दिस डाटा, इस डाटा को अगर हम लोग एनालाइज करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं। फॉर एनालाइजेशन ऑफ दिस डाटा, टू एनालाइज द डाटा, हमारे पास 2 तरह के मॉडल होते हैं। एक मॉडल होता है बेटा हमारे पास एडिटिव मॉडल और दूसरा होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। फर्स्ट वन इज एडिटिव मॉडल and second one is multiplicative model. अब एडिटिव मॉडल की बात करें तो बेटा जो हमारे पास एनालाइजेशन है उसको हम लोग बेटा O से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर O से डिनोट किया जाता है। और एडिटिव एनालिसिस हमारे पास जो है वो ये कहती है कि O is equals to T plus S plus C plus I। किसी कंपनी की ग्रोथ अगर हम लोग एनालाइज करना चाहते हैं तो ये चारों के चारों ट्रेंड हम लोग अपने माइंड में रखेंगे और उसके बाद उसको ऐड करेंगे। अब ऐड क्यों करना है? सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात करें तो O will be given as P multiply by S multiply by C multiply by I। अब ये हमको कहां से पता चलेगा कि हम लोगों ने एडिशन करना है या मल्टीप्लाई करना है? तो एक बार याद रखिएगा बेटा कि जो एडिटिव मॉडल होता है इसमें ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई फैक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि मान लीजिए कि ये फैक्टर हो गया तो इसकी वजह से उसकी इंक्रीज हो गई है, इसकी अदरवाइज क्या है। अब यहाँ पे देखिए इर्रेगुलर ट्रेंड है, कोरोना आया, मेडिसिन जो है रेट बढ़ गए हैं, लेकिन मेडिसिन उससे पहले भी तो बिक रही थी, कोरोना की वजह से मेडिसिन के रेट बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये इर्रेगुलर ट्रेंड होने की वजह से, बात की वजह से जो ये सिंपल ट्रेंड है ये इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब इर्रेगुलर ट्रेंड सिंपल ट्रेंड को इफेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव ट्रेंड में करेंगे। लेकिन अगर सारे के सारे ट्रेंड इंडिपेंडेंट है, अब अगर हम लोग बात करें कि लाइटिंग का बिजनेस करते हैं, लाइटिंग का जो दिवाली के टाइम पे हम लोग लड़ियां लगाते हैं ना घरों के बाहर, अगर उसका बिजनेस कर रहा है, सिंपल ट्रेंड है, वो धीरे धीरे उसकी मार्केट, पर्सन की मार्केट बन रही है, 1% उससे खरीदता, फिर वो आगे 2% को बताता, तो उसकी मार्केट धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सिंपल ट्रेंड मतलब उसका इंक्रीज करता है। अब उसके बाद सीजनल ट्रेंड, दिवाली का मौसम आया, दिवाली के मौसम में जो है लड़ियों का बिजनेस बढ़ जाता है, एकदम से लाइटिंग का बिजनेस बढ़ जाता है, तो उसका जो है वो वैल्यू बढ़ गई। साइक्लिकल ट्रेंड, मैरिजेस आती हैं, मैरिजेस में भी लोग अपने घरों के बाहर लगाते हैं, वो भी उसका बिजनेस उसमें भी चलता है तो बढ़ जाता है। और इर्रेगुलर ट्रेंड हो सकता है कि कोई ना कोई फेस्टिवल वगैरह, कुछ अलग से नया फेस्टिवल ही आ जाए, या जैसे कोई हम लोग जगराता वगैरह घर पे करवाते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या है कि लाइटिंग यूज करते हैं। तो इर्रेगुलर ट्रेंड, ये सारे के सारे ट्रेंड है, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग जब इसका ट्रेंड करेंगे देन दैट विल बी नोन एज एडिटिव ट्रेंड। ठीक है जी। अब एडिटिव ट्रेंड और मल्टीप्लिकेटिव ट्रेंड के बाद एनालाइज करने के बाद जो डाटा का ट्रेंड एनालिसिस होता है, डाटा का जो ट्रेंड एनालिसिस होता है बेटा, ये भी फर्दर हम लोग 4 तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास डाटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, उसको एनालाइजेशन करने के लिए 2 मेथड लगा लिए, एडिटिव मेथड लगा लिया, मल्टीप्लिकेटिव लगा लिया, और उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी होती है कि हम लोग को उसको रिजल्ट बताना होता है।
तो वो रिजल्ट बताने के लिए बेटा हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड होते हैं। हेडिंग लिखते हैं इसका ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस, ये सारी की सारी चीजें बेटा आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, बिकॉज 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में या जस्ट डेफिनेशन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लिकेटिव ट्रेंड या एडिटिव ट्रेंड। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद ट्रेंड एनालिसिस है, इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है कि जो उसका ट्रेंड होता है कंपनी का, डिफरेंट ईयर्स के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ग्राफ्स हम लोग बनाते हैं और उन डिफरेंट ग्राफ्स के अकॉर्डिंगली हम लोग फिर बता पाते हैं कि कंपनी ग्रोथ में जा रही है या कंपनी एवरेज है या कंपनी डाउनफॉल में जा रही है। सेकेंड वन इज सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोग उसका फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बताते हैं कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह से है, स्टार्ट कहां से किया था, आज की डेट में कहां है, दोनों का डिफरेंस निकाल के एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग, तो वो वहां से हम लोग बता सकते हैं। थर्ड वन इज मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड एंड लास्ट वन इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब ये 4 मेथड जो है ट्रेंड एनालिसिस के लिए, इसमें से जो ये फर्स्ट और सेकंड मेथड है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट इज ग्राफिकल मेथड और सेकंड सेमी एवरेज मेथड। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 2 मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब मूविंग एवरेज मेथड में क्या है, जैसे मैंने सेमी एवरेज मेथड में कहा कि स्टार्टिंग से और एंड पोजीशन में निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, वहां से हम लोग बता देंगे, लेकिन वहां पे जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम लोगों को पता चलती कि कंपनी ग्रोथ में है या डेप्रिसिएशन में है। तो मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है कि 3-3, 4-4 या 5-5 डिफरेंट ईयर्स, एक हम लोग ना सेट ऑफ ईयर्स ले लेते हैं, या तो 3 साल का ले लेते हैं, 4 साल का ले लेते हैं या 5 ईयर्स का ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी की एवरेज निकालते हैं। जैसे मैंने बताया कि कंपनी कहेगी ऊपर जा रही है, फिर नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर, इस तरह से ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये 3 ईयर्स है और उसके बाद ये 3 ईयर्स आगे हैं। अब इन 3 ईयर्स में तो कंपनी ऊपर की तरफ गई है, लेकिन यहाँ 3 ईयर्स में स्टार्टिंग में नीचे की तरफ आई, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ आना शुरू हुई। इन द नेक्स्ट 3 ईयर कंपनी डाउनफॉल की तरफ जा रही है। तो ये मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड में हम लोग उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसकी एवरेज निकालते हैं और उसके ऊपर बेस करके हम लोग बताते हैं। जो आपके सिलेबस में है उसमें ये मूविंग एवरेज मेथड है, 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, 5 इयर्स का एंड सो ऑन। बेसिकली जो ये मूविंग एवरेज मेथड होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है कि अगर आपके पास टाइम पीरियड ऑड इयर्स का है और अगर आपके पास टाइम पीरियड इवन नंबर ऑफ इयर्स का है। मतलब अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ इयर्स हैं तो किस तरह से सॉल्व करना है, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ इयर्स हैं तो किस तरह से सॉल्व करना है। 3 साल दिया मतलब ऑड नंबर ऑफ इयर्स, 4 इयर्स दिया तो इसका मतलब इवन नंबर ऑफ इयर्स को कंसीडर करके आप लोगों ने उसका मूविंग एवरेज मेथड के अकॉर्डिंगली एवरेज निकालनी है और उसके अकॉर्डिंगली अपना इंटरप्रिटेशन करनी होती है। जनरली क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में हम लोगों को इंटरप्रिटेशन नहीं करने को कहा होता, हम लोगों को सिर्फ ये कहा होता है कि हम लोगों ने मूविंग एवरेज मेथड के अकॉर्डिंगली उसका मूविंग एवरेज बतानी है, एवरेज कहां पे लाई कर रही है या सेंटर्ड एवरेज कहां पे लाई कर रही है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये अगली एक्सरसाइज जो है इसकी एक्सरसाइज 11.3 इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है अप्रोक्सीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियन, जैसे 10th क्लास में हम लोगों ने किया था मीडियन या मीन, उसके जैसा है, बट मेन हमारा टॉपिक जो है दैट इज मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है जी। लेट अस सपोज एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैं ईयर ले लेता हूं और यहां पर क्या कहते हैं कि प्रॉफिट लिख लेते हैं, ठीक है जी। मैं एक जनरल एग्जांपल लेने जा रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पुट करूंगा। लेट अस सपोज ईयर है 1994, 1995, आफ्टर दैट 1996, 1997, 1998, 1999 एंड 2000। ये डिफरेंट ईयर्स हैं और प्रॉफिट x1 था, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, x4 है, x5, x6, x7, इस तरह से हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। नेचुरल सी बात है, x1, x2, x3 ये चीजें हैं जो रुपीज में होंगी, थाउजेंड्स रुपीज में, करोड़, लाख रुपीज में या करोड़ रुपीज में। अब मूविंग एवरेज मेथड क्या आता है कि अगर हमारे पास जनरली आता है 3 ईयर मूविंग एवरेज,
5 ईयर मूविंग एवरेज, 7 ईयर मूविंग एवरेज एटसेट्रा। जनरली 3 ईयर और 5 ईयर का आता है, 7 ईयर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों के पास ज्यादातर क्वेश्चन 3 ईयर या 5 ईयर मूविंग एवरेज के आते हैं। अब उसमें क्या करना होता है बेटा, अगर 3 ईयर एवरेज है, आपने यहाँ पर क्या करना है, 3 ईयर मूविंग एवरेज, एक हेडिंग लिखना है 3 ईयर मूविंग एवरेज, और उसके बाद सबसे पहले इन तीनों को ऐड करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3, और रिजल्ट आपने यहां पर लिखना है। 3 ईयर मूविंग एवरेज की जगह यहां पर हम लोग 3 ईयर मूविंग सम वर्ड यूज कर लेते हैं, या 3 ईयर मूविंग टोटल लिखते हैं, 3 ईयर मूविंग टोटल, और उसके बाद 3 ईयर मूविंग एवरेज लिखते हैं, 3 ईयर मूविंग एवरेज। अब टोटल में क्या करना है कि सबसे पहले आपने पहली 3 टर्मों को ऐड करके x2 के सामने लिख लेना, उसके बाद सेकंड टर्म से स्टार्ट करना है, x2 x3 x4, इन तीनों को ऐड करना है और x3 के आगे लिख लेना, x2 प्लस x3 प्लस x4, इसके बाद 3 से स्टार्ट करना है, 3 4 5, और इसका आंसर 4 के आगे लिख लेना, x4 x5, एंड आफ्टर दैट आप लोगों ने 4 से स्टार्ट करके आंसर लिखना है 5 के आगे, x4 x5 x6, एंड देन x5 से स्टार्ट करके आप लोगों ने x5 प्लस x6 प्लस x7, इस तरह से लिख लेना। अब यहाँ पे देखिए इस चक्कर में क्या होगा कि आपकी फर्स्ट के आगे कोई आंसर नहीं आएगा, लास्ट के आगे कोई आंसर नहीं आएगा। मीन्स टू से अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज लिखनी है, यू हैव टू राइट डाउन x1 प्लस x2 प्लस x3, और एवरेज निकालनी है तो बेटा 3 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर मूविंग एवरेज में आंसर क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह से अगर अगला करना है तो x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 3, आफ्टर दैट x3 प्लस x4 प्लस x5 divided by 3, then x4 plus x5 plus x6 divided by 3, और इसका x5 plus x6 plus x7 divided by 3। इस तरह से हम लोग 3 ईयर मूविंग एवरेज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 ईयर है तो 3 टर्म्स ऐड करनी है। इसी तरह से बेटा अगर हमारे पास 5 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा 3 के लिए हम लोगों ने क्या किया था, 3 टर्म्स को ऐड किया, और अगर अब 5 ईयर करना है तो बेटा यहाँ पर देखिएगा 5 टर्म्स को ऐड करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 यहाँ तक। और एवरेज के लिए आपने आंसर किसके आगे लिखना है, इन पांचों में से जो सेंटर्ड पोजीशन है, x3 सेंटर्ड पोजीशन है, सो यू विल राइट डाउन द आंसर इन फ्रंट ऑफ x3। तो आपके पास क्या आ जाएगा इस तरह से, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और अगर इसकी एवरेज निकालनी है तो इट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। अब की बार एवरेज निकालनी है तो बेटा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट x2 से स्टार्ट करके x6 तक, एंड रिजल्ट यू विल राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ x4, ये हो जाएगा x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। अगला लिखना है तो x3 से स्टार्ट कीजिए x7 तक, इट विल बी x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। अब इस केस में बेटा आप लोग x4 से स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर 4 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 टर्म में आएंगी, 5th टर्म आपके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर 3 इयर्स हो गए तो हम लोग ऊपर नीचे एक टर्म छोड़ेंगे, लेकिन अगर 5 इयर्स हैं तो देखिए ऊपर भी 2 टर्म्स छूट गई हैं और नीचे भी हमारे पास 2 टर्म्स छूट गई हैं। और उसके बाद एवरेज निकालनी है, अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है तो फर्दर इसको 3 से डिवाइड करना है, और अगर 5 ईयर निकालनी है तो फर्दर इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। सो दैट वाज द मेथड कि अगर आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ इयर्स ऑड दिए हुए हैं, मतलब 3 इयर्स दिए हुए हैं, या अगर आप लोगों को 5 इयर्स फाइंड आउट करने को कहा है। इसके बाद हमारे पास आता है इवन, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।